नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बागपत की, जहां हिस्ट्री शीटर कृष्णवीर तुगाना ने आत्मसमर्पण कर दिया है। साथ ही हिस्ट्री शीटर बदमाश ने कहा है कि वो भविष्य में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। आपको बता दें कि कृष्णवीर तुगाना पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। तो छपरौली थाने के हिस्ट्री शीटर बदमाश कृष्णवीर तुगाना ने एसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस दौरान बदमाश ने भविष्य में गैर कानूनी काम न करने की बात कही है। कृष्णवीर पर 200 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। बता दें कि परमवीर तुगाना और कृष्णवीर तुगाना दोनों भाइयों की क्राइम की दुनिया में तूती बोलती थी। कृष्णवीर ने हिंडन नदी के किनारे 200 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा भी कर लिया था, लेकिन पिछले साल परमवीर तुगाना की कुख्यात सुनील राठी गिरोह के बदमाशों ने हत्या कर दी थी। लेकिन कृष्णवीर ने इस जमीन से कब्जा नहीं छोड़ा। एक महीने पहले जब कृष्णवीर इस जमीन पर गेहूं की फसल काटने के लिए पहुंचा तो सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे खदेड़ दिया था और फसल को भी अपने कब्जे में ले लिया था। नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार ने हिस्ट्री शीटर कृष्णवीर तुगाना समेत 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसके बाद कृष्णवीर फरार चल रहा था और अब इसी मुकदमे में पुलिस कृष्णवीर के पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस के डर से हिस्ट्री शीटर कृष्णवीर ने एसपी अभिषेक सिंह के सामने कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। कृष्णवीर पर जमीन पर अवैध कब्जा करने, जानलेवा हमला, गैंगस्टर एक्ट समेत 12 मुकदमे दर्ज हैं। तो यूपी में अपराधियों की बिल्कुल भी खैर नहीं है। लगातार जो पुलिस की कार्यशैली है उसके बाद बदमाश एक के बाद एक आत्मसमर्पण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यूपी पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। तुगाना पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के कारण पुलिस अधीक्षक बागपत के अपने आप को समर्पण किया और कहा कि मैं कोई गैरकानूनी काम नहीं करूँगा। बदमाश कृष्णवीर तुगाना को अरेस्ट किया गया। पूरा मामला क्या है? जनपद बागपत पुलिस द्वारा शासन स्तर पर चिन्हित अजीत उर्फ हप्पू माफिया एवं उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के चलते ग्राम गलहता थाना बिनौली में इस गैंग के सक्रिय सदस्य कृष्णवीर तुगाना द्वारा हिंडन नदी के खादर की 100 बीघा जमीन को इसके अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया था और इसके खिलाफ वहां पर सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। ये इस मुकदमे में फरार चला था। आज पुलिस के दबाव के चलते इसने पुलिस ऑफिस में आके आत्मसमर्पण किया है। इसको अरेस्ट कर लिया गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की कोरोना की तीसरी लहर से पहले योगी सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां भी चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में देवरिया के धनौती गांव में यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने जिला मुख्यालय पर बाबू मोहन सिंह जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों का समुचित इलाज होना चाहिए, कहीं से भी कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक यूपी में 2,54,00,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जो कोरोना वैक्सीनेशन का काम है वो लगातार जारी रहेगा। तो यूपी सरकार कोरोना की तीसरी लहर से पहले एक्टिव नजर आ रही है। लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त की जा रही हैं। इसी कड़ी में देवरिया के धनौती गांव में भी स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया है। अब इस स्वास्थ्य केंद्र के बनने से जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उन्हें अस्पताल के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। धनौती गांव के लोगों को गांव में ही अस्पताल की सुविधा मिल सकेगी। थोड़े बहुत ठीक है, उन सब को लेके लगभग 24,000 प्लस की हमारी संख्या है। उन सब में सुनिश्चित करना है कि हर हालत में कोई न कोई व्यवस्था वहाँ पर किया जाए और उसके साथ में इस योजना के साथ में भी वैक्सीनेशन जो हमारा प्रारंभ हुआ है वो वैक्सीनेशन को सुनिश्चित करना कि वो लगातार चले। उसके लिए आपको मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो 16 जनवरी को जो वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ था तब से लेके अभी तक 2 करोड़ हमारा वैक्सीनेशन
सभी श्रेणी के लोग को, जिसमें हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उस समय के 60 प्लस जो कोमोर्बिड वाले थे, 45 प्लस वाले और अब 18 to 44 वाले, ये सभी श्रेणी में मिला के अभी 2,54,00,000 से अधिक हम लोग। मथुरा के वृंदावन में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें दहेज में कार चाहिए। मामले को लेकर महिला ने कोतवाली में तहरीर भी दी है। जानकारी के मुताबिक शीतल की शादी जून 2020 में हुई थी और शादी में खूब खर्च भी किया गया था। आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वाले बाइक मांगने लगे थे, जो महिला के परिजनों ने उन्हें दे भी दी थी। लेकिन इतना होने पर भी ससुराल वालों की मांग कम नहीं हुई और उन्होंने कार के लिए 6 लाख रुपए की मांग कर दी। इस मांग को लेकर महिला के साथ मारपीट भी की जाने लगी। आरोप है कि एक बार तो पेट्रोल डालकर महिला को जलाकर मारने की कोशिश भी की गई और 12 जून को रात में भी महिला के साथ मारपीट की गई। महिला ने जब मामले की शिकायत परिजनों से की और परिजन उसे इलाज के लिए ले जाने लगे तो महिला के पति ने रास्ते में अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। अब महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। मेरा नाम है शिखा चौधरी। कहाँ से आई हैं आप? बोदरीपुरम से, वृंदावन से। क्या हुआ है जो आज आप थाने आई थी? मेरी बेटी के साथ मारपीट की है उसकी ससुराल वालों ने जी, और काफी बुरी तरह से मारा है। कब हुई थी मारपीट? कब से चल रहा है? वैसे तो शादी को अब 29 जून को 1 साल होने जा रहा है। शादी के कुछ महीने बाद से उसने दारू पी के उसे मारना पीटना शुरू किया। तो उसने हमें बताया भी था घर पे कि मम्मी मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी करता है, मारता पीटता है। तो हमने पूछा कि क्यों? कहता अपने माँ बाप से बोलो कि गाड़ी नहीं दी, मुझे गाड़ी चाहिए, बुलेट चाहिए। तो फिर भी हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, करेंगे ऐसा। अब बुलेट भी दे दी है तो कुछ दिनों तक तो ठीक रहा और अब 1-2 महीने से फिर से ये ऐसे कर रहा है। और अब कहता है अब मुझे बुलेट का शौक नहीं है, मुझे तो 4 व्हीलर चाहिए। अपने बाप से बोल 4 व्हीलर ला। उसने कहा कि मेरे बाप ने कैसे कैसे करके तो बुलेट दिया और अब तुम 4 व्हीलर के लिए करें, मेरे बाप की हैसियत इतनी नहीं है। तो कह रहा कि बुलेट के साथ साथ तुझे भी पेट्रोल से जलाऊंगा। खबर हाथरस से है, जहां एक मजदूर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि एक मकान पर लेंटर के लिए लगी शटरिंग से गिरकर मजदूर घायल हो गया था। परिजन घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन मजदूर को बचाया नहीं जा सका। मामला कोतवाली मुरसान इलाके के रामगढ़ गांव का है। मजदूर की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो मजदूर निर्माण कार्य में लगा हुआ था। इसी दौरान लेंटर के लिए जो शटरिंग थी वहां से गिरकर मजदूर की मौत हो गई है और उसके बाद अब परिवार में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। जो परिवार की महिलाएं हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अच्छा, अभी एक मृत अवस्था में एक युवक आया है, क्या है पूरा मामला? का काम करता है, काम करते हैं मृत अवस्था में परिवार जन दिखा रहा है। शटरिंग का काम करता था। आगरा के बाह थाने में तैनात दारोगा का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें दारोगा महिला थाने में बैठा हुआ है। सादे कपड़े दारोगा ने पहन रखे हैं और महिला थाने में कुर्सी पर लेटकर और पैर टेबल पर रखे हुए नजर आ रहा है। सादे कपड़ों में दारोगा का ये फोटो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सवाल उठता है कि क्या दारोगा साहब अपनी मर्यादा भूल गए हैं? फोटो वायरल होने से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। दरअसल थाना परिसर में ही महिलाओं की शिकायत के लिए महिला चौकी बनाई गई है, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो सवाल तो खड़े होंगे ही। देखना दिलचस्प होगा कि अब पूरा जो पुलिस विभाग है, उस पुलिस विभाग अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो दारोगा का फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें दारोगा, ये तस्वीर देखिए आप किस तरह से सामने महिला पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन दारोगा जो है टेबल पर पैर रखकर बैठा हुआ है। तस्वीर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है, रवैये पर सवाल खड़े कर रही है। दारोगा के रवैये पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब सामने एक महिला पुलिसकर्मी खड़ी है तो फिर एक दारोगा कैसे
टेबल पर इस तरह से पैर रखकर बैठ सकता है। मामले को लेकर पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करती है। 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीद 15 जून तक होनी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 22 जून कर दिया है, जिसके बाद किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिली है, क्योंकि अब किसान क्रय केंद्रों पर अपनी फसल को 22 जून तक बेच सकेंगे। और अब कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद खरीद का आंकड़ा और भी बढ़ेगा। वहीं बात अगर पीलीभीत जिले की करें तो यहां सरकारी गेहूं की बंपर खरीद हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल रिकॉर्ड खरीद की गई है। अब किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाकर 22 जून कर 52 गई है। पीलीभीत में अब तक कुल 21,37,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक कुल 15,52,000 क्विंटल की खरीद हुई थी। इस साल 5,85,000 क्विंटल अधिक खरीद हो चुकी है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अविनाश झा ने बताया कि इस समय जिले की तीनों मंडियों में 46 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जा रही है और अब जब समय सीमा बढ़ गई है, 22 जून तक गेहूं खरीद होनी है, तो ऐसे में और भी गेहूं खरीदा जाएगा और कहीं ना कहीं जो पिछले सारे रिकॉर्ड हैं वो टूटते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। गेहूँ खरीद कल बंद हो गई थी, कल तक कितनी खरीद हो गई है और बताया जा रहा है कि समय भी सहूलियत को देखते हुए किसानों की बढ़ा दिया कि आवक ज़्यादा होगी। रणनीति के हिसाब से 1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं खरीद होनी थी और 15 जून तक कल 39,402 किसानों से 2,15,000 टन खरीद की गई थी। अभी भी गेहूं की आवक थोड़ी बहुत बनी हुई है मंडियों में। इसको देखते हुए 7 दिन और बढ़ा दिया गया है शासन की तरफ से, 22 तक और खरीद की जाएगी। हालांकि केंद्र हमने कम कर दिए हैं, तीनों मंडियों में 3-3 केंद्र ही सक्रिय रहेंगे उसके हिसाब से। बाकी शेष जोड़ हम डाल रहे हैं कि हमारा जितना भी गेहूं बाहर पड़ा हुआ है सबको भारतीय खाद्य डिपो में जमा। सरकार गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए तमाम दावे कर रही है और इस दिशा में काम भी कर रही है। तमाम तौर तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं ताकि जो लोग गांवों में रहते हैं, जो लोग दूर दराज में रहते हैं, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण गोंडा के तरबगंज सीएचसी में देखने को मिला है। यहां हॉस्पिटल में जनरेटर भी है, लेकिन महिला की डिलीवरी अंधेरे में मोबाइल के उजाले में की जा रही है। जब लाइट जाने पर जनरेटर चालू न किए जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो पता चला कि जनरेटर में डीजल ही नहीं है। मामले को लेकर अस्पताल अधीक्षक को भी फोन किया गया तो वो कहने लगे कि रात में डीजल कहां से लाएं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिन में डीजल की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मोबाइल के उजाले में डिलीवरी करवा रही महिला को कुछ हो जाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक इंतजामों की पोल खोलती ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक और सरकार अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम तौर तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं ताकि जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर सुविधाएं दी जा सके। जनरेटर की व्यवस्था भी थी, लेकिन जब लाइट जाती है तो उसके बाद जनरेटर चालू नहीं किया जाता है। जनरेटर चालू क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जनरेटर में डीजल ही नहीं है। जब स्वास्थ्य अधीक्षक से मामले को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो कहने लगते हैं कि रात में डीजल कहां से लाएं। अब यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर रात में डीजल की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी तो आखिर उसमें पहले से ही डीजल का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था। और आखिर इस तरह से अगर स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल रहेगा तो फिर मरीज अपना इलाज किस भरोसे करवाएंगे। मोबाइल के उजाले में अगर डिलीवरी कराई जाएगी तो इस तरह की घटनाएं सवाल उठाएंगी और एबी स्टार न्यूज लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद सवाल उठाता रहेगा कि आखिर व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं है, चाक चौबंद इंतजामात क्यों नहीं है और लाइट चले जाने पर जनरेटर होने के बावजूद भी डीजल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। उम्मीद करेंगे कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद जो प्रशासनिक अमला है वो हरकत में आएगा और मामले में कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि अगर इस तरह के मामले आगे भी सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो इस वक्त बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो आगे भी खड़ा होता रहेगा।
है आपका? नीरज। आपका? हमारा गायत्री मिश्रा। कहाँ घर है आपका? रामपुर टंगरहा। यहाँ किसी की डिलीवरी थी आज? हाँ। किसकी? नीरज की। आपकी नीरज कौन है आपकी? बहू। अच्छा, तो यहाँ अस्पताल में आए तो क्या व्यवस्था थी अस्पताल में? कुछ नहीं, कौन व्यवस्था बुलाए तो डॉक्टर आए अंधेरे में ही टार्च से। ये हमारा नई लाइट सही है। लाइट वाइट थी? कुछ नहीं। क्या क्या व्यवस्था मिली आपको यहाँ पे? अब व्यवस्था कौन बताइए, कुछ नहीं मिली, ना पंखा ना लाइट ना कुछ। बड़े मुश्किल डॉक्टर मिली है। तो डिलीवरी किसके माध्यम से, मतलब लाइट वाइट की व्यवस्था थी? यही टार्च की व्यवस्था से डिलीवरी कराई गई? हाँ। अच्छा। और टार्च हमारा सही नहीं रहा, अपना लाए रहे तब नहीं, एकदम अंधेरा। अंधेरे में डिलीवरी कराई गई? हाँ। और आपको कोई दवाई वाई मिली यहाँ पे? दवाई तो वही एक खुराक दी है, मिठाई का सुई लागी। हाँ। आपने यहाँ डॉक्टर से शिकायत नहीं की कि यहाँ लाइट वाइट? खुद लड़ा थी, जान पर मोड़े चढ़ रहे, कौन शिकायत? अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। जिस तरह से आपने स्टाफ नर्स को कहते हुए सुना होगा कि लाइट नहीं थी, मैंने मोबाइल के उजाले में ऑपरेशन किया, तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस तरह से डिलीवरी होगी तो फिर स्वास्थ्य सुविधाएं कितने बेहतर होंगी। माफ कीजिएगा, ऑपरेशन नहीं किया था, डिलीवरी की गई थी, लेकिन इस तरह से मोबाइल के उजाले में अगर डिलीवरी होगी तो सवाल खड़े होंगे और उम्मीद करेंगे कि इस मामले को प्रशासन संज्ञान में लेगा और मामले को लेकर के उचित कार्रवाई भी की जाएगी। खैर, खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे झांसी के मौरानीपुर की, जहां गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अब उस व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने प्रदर्शन भी किया था और अब जो परिजन हैं उन्होंने अंतिम संस्कार करने से पहले भी इनकार कर दिया। साफ तौर पर कहा कि उनके लिए जो भी इंतजामात हैं वो करवाए जाएं, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो झांसी के मौरानीपुर में पिछले दिनों हुए गोलीकांड में अशोक अग्रवाल की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके शव को मौरानीपुर लाया गया, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक से लिखित आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। तो झांसी के मौरानीपुर में पिछले दिनों गोलीकांड हुआ था जिसमें 2 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान अशोक अग्रवाल की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इससे पहले भी परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया था। साफ तौर पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग परिजन कर रहे थे और अब जब शव को मौरानीपुर लाया गया, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया था और फिर शव का अंतिम संस्कार करने से मना भी कर दिया था। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस अधीक्षक को मिली, पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने लिखित आश्वासन दिया और फिर परिजनों ने अशोक अग्रवाल का अंतिम संस्कार किया। ये है कि सभी नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी, तत्काल उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, कोई भी आदमी बच नहीं पाएगा। ऐसे कार्रवाई करेंगे कि मौरानीपुर देखेगा कि कार्रवाई हुई। अब खबर मथुरा से है, जहां ऊर्जा मंत्री के आवास के सामने जल भराव देखने को मिला है और इस जलभराव की परेशानी से लोग परेशान हैं। श्री राधा वैली कॉलोनी में निर्मला टावर के सामने गटर का गंदा पानी बहता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने व्यवस्था जो है वो जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प हुआ कि मामले को लेकर व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त हो पाती हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां एक सिपाही की बहादुरी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में एक शख्स घायल हो गया था, जिसके बाद सिपाही घायल शख्स को कंधे पर बिठाकर लाता हुआ नजर आया और अब जो कोई भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो सिपाही की जमकर तारीफ कर रहा है। तो पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली पुलिस के एक सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और सिपाही आकाश बलियान की हर कोई तारीफ कर रहा है। जानकारी के मुताबिक बंडा थाना इलाके के पोखरापुर गांव निवासी सड़क हादसे में घायल हो गए थे।
दरअसल कार और बाइक में टक्कर के बाद रमेश 15 फीट गहरी खाई में गिर गया था, जिसके बाद सिपाही आकाश बलियान ने घायल को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने सिपाही की जमकर तारीफ की। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो सिपाही की तारीफ कर रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस की एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल जब भी पुलिस की तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, कई तरह के आरोप भी समय समय पर लगते हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका भरोसा पुलिस पर बढ़ता है। उम्मीद करेंगे कि आगे भी पुलिसकर्मी इसी तरह से काम करेंगे और जो तस्वीर है वो इसी तरह से साफ सुथरी नजर आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश बालियान। आकाश बालियान जी, आपके यहाँ एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, क्या था पूरा मामला और आपने कैसे युवक की जान बचाई थी? ऐसा है सर कि यहाँ से पूरा एक गांव पड़ता है बंडा थाने का। वहाँ के 2 व्यक्ति जो है यहाँ कसगंजा में जो है गैस सिलेंडर भरवाने के लिए आए थे, तो अज्ञात वाहन द्वारा उनको टक्कर मार दी गई। जैसे ही सूचना मिली चौकी पर, मैं तुरंत मौके पर पहुँचा। मौके पर देखा तो वो लोग जो है 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरे हुए थे और एक साथ ज़्यादा नाजुक स्थिति में था और वो पब्लिक वाला या कोई आदमी उससे पास नहीं पहुंच पा रहा था, तो मैं गड्ढे में उतर गया और अपने कंधों पर उठा के बाहर निकाले दोनों को और उसके बाद जो है एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें थाने में वहाँ भेज दिया मैंने हॉस्पिटल। मैं यहाँ कांस्टेबल पद पर तैनात हूँ, थाना पूरनपुर, चौकी बलराम। ये बाहर से आने वाले जो व्यक्ति थे जो रोड पर चल रहे थे, उन्होंने फ़ोन किया बाहर आके कि ऐसे ऐसे कोई घटना होगी आपकी चौकी क्षेत्र में, तो मैं तत्काल तुरंत पहुंच गया वहाँ पर। ये करीब सुबह 10 के आसपास की घटना होगी, 10-11 की। क्या नाम है? इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए निस्सा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत।